ऑलराइट, चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि सबने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, रिवाइज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस देखते हैं। पहला प्रोसेस है ए टू बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? प्रोसेस आइडेंटिफाई करना। ये आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है? ये एक फ्लैट लाइन है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये एक आइसोबारिक प्रोसेस होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। तो अब मुझे कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं? मुझे एक ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है ये उल्टा है, देखिए ये बी टू ए जा रहा है, और हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है? ए टू बी। तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ठीक है। एक ये ऑप्शन है ए टू बी, ठीक है, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी ये भी गलत ऑप्शन होगा। अब एक ये दिख रहा है ए टू बी, जो कि इक्विवेलेंट है। तो ए या डी में से कोई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। डन। ओके, चलो, ए टू बी का काम हो गया। अब बी टू सी में अगर आए तो ये कैसा प्रोसेस है? तो ये जो है एक कर्व है, पीवी डायग्राम पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिख रहा है, ठीक है। हालांकि सिर्फ ये कर्व देख के हम नहीं बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। सिर्फ ये कर्व देख के हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। बट अगर ऑप्शंस को देखें तो बी टू सी यहां पे जाएं या बी टू सी यहां पे जाएं, ये प्रोसेस कैसा है? ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन देख के हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर सेम है बी टू सी में, दोनों ही ऑप्शंस में, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, है कि नहीं? तो बी टू सी क्या आ गया हमारा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वो इस ग्राफ में भी हो सकता है, वो इस ग्राफ में भी हो सकता है, अभी उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो अब सी टू डी चलते हैं। तो सी टू डी कैसा प्रोसेस दिख रहा है? सी टू डी मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सी टू डी कैसा प्रोसेस है? ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी वॉल्यूम होना है कांस्टेंट, ठीक है। अगर वॉल्यूम होना है कांस्टेंट तो ये पीवी डायग्राम पे कैसा दिखेगा, सॉरी पीटी डायग्राम पे कैसा दिखेगा? तो मदद लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। तो ये रहा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम है कांस्टेंट, है कि नहीं? अगर वॉल्यूम है कांस्टेंट, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हो गया प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर हो गया प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो पीटी ग्राफ कैसा मिलेगा मुझे? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा होगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान देते हैं। तो यहां पे सी टू डी मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सी टू डी यहां पे क्या दिख रहा है मुझे? यहां पे जो दिख रहा है वो एक आइसोबारिक प्रोसेस दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब एक तरह का ग्राफ आपको दिया है, इसको किसी दूसरे तरह के ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आइडेंटिफाई करना कि ये प्रोसेस कौन सा है। करेक्ट? क्लियर? कोई दिक्कत? तो मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, अगर इसको आपको नोट करना है या फिर से एक बार देखना है तो देख लीजिए, फिर फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, डन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मोस्ट लोगों ने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस इज फाउंड टू बी 555 मीटर पर सेकेंड। द गैस इज, वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, या क्लोरीन है? तो याद कीजिए कि आरएमएस स्पीड क्या होती है? आरएमएस स्पीड के एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशंस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं आरएमएस स्पीड के। तो आरएमएस स्पीड के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उनको रिकॉल कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़े रिजल्ट्स अगर याद रहे तो फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे।
ऑल राइट, तो जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो काइनेटिक थ्योरी अप्लाई करते हैं गैसेस पे, तो जो रिजल्ट आता है वीआरएमएस का वो क्या होता है? ठीक है, ऑब्वियसली हम डेरिवेशन में नहीं जा सकते हैं, आप रिवाइज करने के लिए वापस जाएं, डेरिवेशन देखें, क्योंकि डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो वीआरएमएस आता है 3p अपॉन रो, यानी p होता है प्रेशर, रो होता है डेंसिटी ऑफ द गैस, है कि नहीं? रिकॉल कीजिए, एक्सप्रेशन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब इसको लिखने का एक और तरीका है, तो इसको कैसा लिख सकते हैं? 3p और रो यानी कि डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नीचे m आ जाएगा और ऊपर v आ जाएगा, यानी ये हो जाता है 3pv अपॉन m। ये m क्या है? ये m है मास, कंफ्यूज नहीं होना है, ये m क्या है? ये m है मास। और एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि टेम्परेचर के टर्म्स में होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं? PV इज इक्वल टू होता है nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। यहां से कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू n, n को हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो m है मास और m नॉट है मोलर मास, ठीक है? तो यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू m बाई v इंटू आर टी अपॉन m नॉट, और ये m बाई वी क्या होगा? m बाई वी हो जाएगा डेंसिटी, यानी कि ये हो जाएगा p बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन m नॉट। और ये सब्सटीट्यूशन यहां पे हम कर सकते हैं, p बाई रो में ये सब्सटीट्यूशन हम कर देते हैं, तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, ये m नॉट क्या है? ये है मोलर मास। तो कई बार जब हम एक्सप्रेशन में m लिखते हैं, और कई किताबों में भी बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, बट हमें केयरफुल रहना है कहाँ मास है कहाँ मोलर मास है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो भी इनमें से एक्सप्रेशंस आपको रेलेवेंट लगेगा, आप उस एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो T होता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है? वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, वो केल्विन में होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि वी आर एम एस स्क्वायर, अब स्क्वायर कर देता हूं, इज इक्वल टू 3RT अपॉन m नॉट। यानी कि अगर हमने m नॉट निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। अगर मोलर मास हमने निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगी कि गैस कौन सी है। तो यहां से m नॉट हो जाएगा 3RT, 3 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या होता है? आर का वैल्यू SI यूनिट्स में होता है 8.3 के लगभग, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, तो 127 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं? 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये 400 बन जाएगा ना, ठीक है? और आरएमएस स्पीड 555 दी हुई है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब ये टाइम के लिए मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बट क्योंकि मुझे आंसर पता है, मैं आपको बता सकता हूं कि m नॉट का जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, ठीक है? 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। SI यूनिट्स यूज किया है तो आंसर भी SI यूनिट्स में ही आएगा, और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 32 ग्राम। यानी अब क्लियर हो गया कौन सी गैस है ये? बताइए कौन सी गैस है? ऑब्वियसली ये गैस है ऑक्सीजन या O2, है कि नहीं? तो अगर ऑप्शंस चेक करें तो हमारा ऑप्शंस में ऑप्शन सी O2 करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि सारे जो हमने यूज किए हैं वेरिएबल्स, वो किस में यूज किए हैं? SI यूनिट्स में यूज किए हैं, ठीक है? तो आंसर जो हमारा आएगा वो केजी में आएगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करके हमें मोलर मास पता चलेगा, है कि नहीं? ठीक है, ये क्लियर है? तो अगर इसको चाहें तो आप फटाफट नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलराइट, डन। तो फिर आंसर भी हमारा आ गया, ऑप्शन भी हमने चेक कर लिया, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट वी, ये बार है, ठीक है? लेट वी बार, वी आर एम एस एंड वीपी रिस्पेक्टिवली डिनोट द मीन स्पीड, द रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड and the most probable speed of the molecules in an ideal monoatomic gas
at absolute temperature T. The mass of the molecule is m then. ठीक है, सिचुएशन क्लियर है? ठीक है, तो रिकॉल कीजिए कि यार ये मीन स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, याद कीजिए मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके, और हमें दिया हुआ है कि एक मोनोटॉमिक गैस है, टेम्परेचर है T, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्मॉल m. तो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे. तो पहला क्या है, नो मॉलिक्यूल कैन हैव अ स्पीड ग्रेटर देन √2 VRMS. ओके, नो मॉलिक्यूल कैन हैव अ स्पीड लेस देन Vp डिवाइडेड बाई √2. ओके, V बार यानी कि मीन स्पीड जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड के बीच में होगी, ये हमें टेस्ट करना है. और द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज 3/4 mvp स्क्वायर. तो याद कीजिए मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, याद कीजिए मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के एक्सप्रेशंस क्या है. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं. तो कहां से बात शुरू करेंगे, ऑब्वियसली हम बात शुरू करेंगे मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से. तो याद कीजिएगा जो कर्व का नेचर आता है वो कुछ इस तरह का आता है. करेक्ट? ओके, इस एक्सिस पे क्या होता है, इस एक्सिस पे होता है dn/dv और इस एक्सिस पे क्या होता है, इस एक्सिस पे होता है v. ठीक है, और dn क्या होता है, dn होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed between v and v plus dv. ठीक है, तो v और v plus dv के बीच में जो छोटा सा रेंज होता है स्पीड का, कितने मॉलिक्यूल्स उस स्पीड के रेंज में लाई करते हैं, ये हमें बताता है dn. ओके, तो dn/dv बेसिकली हमें क्या आइडिया देता है, हमें आइडिया देता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर स्पीड है. ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पीक की बात करूं तो ये मुझे क्या बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्पीड है, कितने फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है. करेक्ट? तो लगभग मेरे को मतलब ये आइडिया मुझे इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से लगता है. करेक्ट, यानी कि जहां पे पीक मिल रहा है उसका क्या मतलब है, इस पीक को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स की स्पीड वीपी के बराबर होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है, तो वीपी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वीपी का एक्सप्रेशन होता है 8, वीपी का एक्सप्रेशन होता है 2RT/m0 का अंडर रूट. ठीक है, याद कीजिए, रिकॉल हो रहा है क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है 2RT/m0. ठीक है, फिर होती है VRMS. VRMS का क्या होता है एक्सप्रेशन, ये होता है 3RT/m0. और फिर जो मीन स्पीड होती है उसका एक्सप्रेशन होता है √8/πRT/m0. ठीक है, ये याद रहना जरूरी है. और यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो मीन स्पीड होगी वो VP और VRMS के बीच में होगी, दिख रहा है. ठीक है, VP क्या है, √2RT/m0. V मीन स्पीड क्या है, 8/πRT/m0 और VRMS क्या है, √3RT/m0. तो जो मीन स्पीड है वो कहीं बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और VRMS के बीच में होती है. ठीक है, तो VRMS स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी इन तीनों में से, और यहां पे कुछ बीच में आएगा मेरे पास मीन स्पीड. आई बात समझ में? ठीक है, तो जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है.
अब मुझे क्या बोल रहा है कि नो मॉलिक्यूल कैन हैव अ स्पीड ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ √2 VRMS। ओके, तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? अगर इस कर्व को देखें आप, तो ये कर्व कभी वी एक्सिस को टच नहीं करने वाला है, ठीक है, ये कभी भी इसको टच नहीं करने वाला है, ये जाता रहेगा, वो बहुत बहुत क्लोज टू द एक्सिस हो जाएगा, वो एसिम्पटोट बन जाएगा, बट वो टच नहीं करेगा। यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं? ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स के लिए मैक्सिमम स्पीड होगी? ठीक है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी हाई स्पीड होगी? बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत क्लोज टू वी जा रहा है। यानी कि बहुत ही छोटे फ्रैक्शन, बहुत ही छोटे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए स्पीड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास वो स्पीड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड, हाईएस्ट स्पीड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल अचीविंग दैट स्पीड वो कम होते जाती है कि नहीं? लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास उतनी हाई स्पीड नहीं होगी। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। सिमिलरली ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास 0 स्पीड भी हो सकती है। हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसकी स्पीड Vp/√2 होगी। आई बात समझ में? ऑलराइट, नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया, जो वीपी होगा उसका वैल्यू मीन स्पीड और सॉरी मीन स्पीड का वैल्यू वीपी और वीआरएमएस के बीच में आएगा, ये हम चेक कर चुके हैं। ओके, यानी कि 1 और 2 गलत ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो ऑप्शन 4 भी अभी हमें चेक करना है, वो ऑप्शन हम अभी चेक करेंगे, बट अगर आपको इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए, फिर ऑप्शन 4 को हम चेक करेंगे। ऑलराइट, डन। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 3/4 mvp²। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैसे मिलती है? मुझे रिकॉल कीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होती है? ½ mvrms²। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी अगर याद कीजिएगा, उसका डेरिवेशन याद कीजिएगा, तो वहां से आ जाता है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ½ mvrms²। ठीक है, लेकिन ये मुझे किस टर्म्स में दिया हुआ है? ये मुझे वीपी के टर्म्स में दिया हुआ है, यानी कि वीआरएमएस को वीपी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? वीआरएमएस होता है √3RT/m0 और वीपी होता है √2RT/m0। ठीक है, तो दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है, सॉरी स्क्वायर करके डिवाइड कर दें, तो मुझे मिलेगा वीआरएमएस² डिवाइडेड बाई वीपी² इज इक्वल टू 3/2, है कि नहीं? तो हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया, यानी कि यहां पे वीआरएमएस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ½ और वीआरएमएस² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 Vp², यानी कि यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/4 mvp², और ये हो जाएगा वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, है कि नहीं? यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमने क्या देखा? ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आता है और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? तो फटाफट नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, तो ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। परफेक्ट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 1 mole of oxygen and 2 moles of nitrogen at 300 Kelvin.
द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर O2 मॉलिक्यूल, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर O2 मॉलिक्यूल टू दैट ऑफ पर N2 मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सोचिए इसके बारे में, याद कीजिए कि क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहां पे? जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। याद कीजिए, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो हम कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की होती है वो हो जाती है F मल्टीप्लाइड बाय हाफ के टी, जहां पे के क्या है? के है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो याद ही होगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है? ये होता है R डिवाइडेड बाय Na। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट क्या होता है? R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय Na क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी मुझे बताती है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ के टी। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? F इंटू हाफ के टी। अब बात आती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। किस वजह से? उसके ट्रांसलेशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में इसका मोशन हो सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3। किसके करस्पॉन्डिंग? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर हमारे पास डाई एटॉमिक गैस है तो इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं? ठीक है, तो इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, उसके बाद इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, और 2 एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण। ठीक है, यानी कि अगर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 5। और अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 7। तो हमारे पास जो गैसेस इन क्वेश्चन है वो कौन सी गैसेस हैं? वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और दोनों कैसी गैसेस हैं? दोनों डायटोमिक गैसेस हैं, यानी कि ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ओके, तो अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है पर O2 मॉलिक्यूल एंड पर N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू द रोटेशनल मोशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यानी कि ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ के टी, ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, तो नाइट्रोजन भी क्या है? नाइट्रोजन भी तो एक डायटोमिक गैस है, यानी कि नाइट्रोजन के लिए भी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी, और मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन के लिए भी 2 इंटू हाफ के टी हो जाएगी। यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस तो याद रखना है, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भूल नहीं जाना है या फिर उनको इग्नोर नहीं कर देना है। कॉन्सेप्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो फटाफट चाहिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलराइट, डन।
चलिए तो ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगेन एक क्वेश्चन, अगर मुझे इस गैस के, इस कंटेनर में जितने गैस हैं उनके रिस्पेक्ट में पूछता तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती, क्योंकि हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है किसके निकालनी है, एक मॉलिक्यूल के लिए। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो हो जाती एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम फॉर नाइट्रोजन। तो रेशियो जो है वो हमारा 1:1 नहीं रहता, क्योंकि इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर ये पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता तो रेशियो 1:1 नहीं होता। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। डन, क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A vessel contains two non-reactive gases, oxygen and neon. The ratio of their partial pressures is 3:2. तो हमें निकालना है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो पहली चीज निकालनी है। और दूसरी चीज क्या निकालनी है, दूसरी चीज हमें निकालनी है मास डेंसिटी ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन इन द वेसल। एटॉमिक मास ऑफ नियॉन हमें दिया हुआ है 20.2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 32 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ठीक है, ये दो ऑप्शंस है। तो मैं वापस जाता हूं। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है, हमें निकालना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। और दूसरी चीज क्या निकालना है हमें, दूसरी चीज निकालनी है मास डेंसिटी का रेशियो बिटवीन नियॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, सोचिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर डिस्कशन करते हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करें डिस्कशन। ओके, तो पार्शियल प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है, तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इनटू द टोटल प्रेशर। याद है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लेते हैं कि यहां पे कई गैसेस हैं हमारे पास और उनके मोल्स N1 N2 N3 N4 एंड सो ऑन है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 के मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे P1 जो पार्शियल प्रेशर होगा ड्यू टू द फर्स्ट गैस, वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर। तो ये हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख देता हूं N टोटल, लिख सकते हैं, ठीक है। N1 अपॉन N टोटल क्या होगा, वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू द फर्स्ट गैस। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ड्यू टू द सेकंड गैस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N टोटल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का रेशियो 3:2 है कि नहीं। यानी कि अगर P1 डिवाइडेड बाय P2 करें, ठीक है, P1 डिवाइडेड बाय P2 करें तो ये हो जाता है 3:2 और ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर RHS दोनों का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा N1 अपॉन N2, है कि नहीं, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो हो जाएगा नियॉन और ऑक्सीजन का, वो हो जाएगा 3:2। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 3:2 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और ये कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा, ये कैंसिल होकर हमें n1/n2 ही दे देगा। यानी कि कैपिटल N1 अपॉन कैपिटल N2 का रेशियो भी क्या होगा, उसका रेशियो भी हो जाएगा 3:2, है कि नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है 3:2। क्लियर। तो चाहिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, डन, परफेक्ट। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है 3:2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो है 3:2। हमें क्या निकालना है, हमें डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ 2, इसका क्या करें, इसको लिख सकते हैं हम, डेंसिटी 1 को लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी 2 को भी क्या लिख सकते हैं, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि ये सिंपली किसका रेशियो हो जाएगा, उनके मासेस का रेशियो। और मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं, सोचिए, मास को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास, है कि नहीं। टोटल मास को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। तो कैपिटल M1 और कैपिटल M2 क्या है, उनके मोलर मासेस हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तो हमने निकाल लिया था, क्या निकाला था, 3:2 निकाल लिया था। और इनके मोलर मॉलिक्यूलर मासेस का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.2 डिवाइडेड बाय 32.0, यानी यहां से हमें मिलेगा 60.6 डिवाइडेड बाय 64.0। ठीक है, अगर ये सिंपल सा कैलकुलेशन हम करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें रेशियो मिलेगा 0.947। करेक्ट, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। आई बात समझ में, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट रिविजन इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया डन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2 chambers are containing m1 gram of a gas at a pressure P1 and the other containing m2 gram of a gas at a pressure P2 are put in communication with each other। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यही सब चीज डिसाइड करेगा, communication with each other। If temperature remains constant, the common pressure reached will be। 4 ऑप्शंस हैं, तो अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। और ट्रिक क्या है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, 2 चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज कि ये प्रोसेस कौन सा होगा, या आइसोबारिक प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कौन सा होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या जानना जरूरी है, दूसरी चीज ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन सी क्वांटिटीज, सही होगा क्वांटिटीज कहना, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहने वाली है और कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज करने वाली हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम अननेसेसरी वेरिएबल्स इक्वेशन में ले आएंगे, फिर टीडीएस हो जाएगा। करेक्ट, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहां पे कि द गैसेस आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अगर गैसेस कम्युनिकेशन विद ईच अदर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि ये गैसेस एक दूसरे के साथ घुल मिल सकती हैं, ठीक है। ये कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। प्रॉब्लम हमने क्या किया होगा, इस पिस्टन को या ये जो भी कंपार्टमेंट को डिवाइड कर रहा है इसको हमने हटा दिया होगा, ठीक है। इन कम्युनिकेशन या इस कंपार्टमेंट में कुछ होल होगा। इसका मतलब है कि गैसेस एक दूसरे के साथ घुल मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट ये हो जाएगा कि पहले हमने क्या दिखाया है कि ब्लू डॉट्स और रेड डॉट्स हैं। अब क्या होगा, अब ये सारे डॉट्स मिल जाएंगे और ये दोनों गैसेस ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, यानी ये कैसा प्रोसेस है? ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आ रही बात समझ में? ठीक है। यानी कि अब हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें सेम रहेंगी, क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। ओके, तो मास है m1, प्रेशर है p1। बोल देते हैं कि इस कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम था वो था v1 और इस कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम था वो था v2। ओके, यहां के नंबर ऑफ मोल्स थे n1, यहां के नंबर ऑफ मोल्स थे n2। यहां का टेम्परेचर था T और यहां का टेम्परेचर भी था T। ये अज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन को चेक करें क्या बोला जा रहा है। इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ ये अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका भी टेम्परेचर था T, इसका भी टेम्परेचर था T। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। तो ये है इनिशियल कंडीशन, ये है इनिशियल क्वांटिटीज। फाइनल क्वांटिटीज क्या क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ये सारी गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, घुल मिल जाएंगी, तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो अब जो टोटल मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2, है कि नहीं? जो टोटल मास ऑफ द गैस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। जो टोटल मोल्स हो जाएंगे गैस के वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे n1 प्लस n2। करेक्ट? ओके। अब क्या होगा, दोनों गैसेस मिल गई हैं तो एक कॉमन प्रेशर पे इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि उनका प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा। उनका प्रेशर मान लेते हैं P, P1 भी नहीं P2 भी नहीं, उनका प्रेशर हम क्या मान रहे हैं? P, जो कि उनका फाइनल इक्विलिब्रियम कॉमन प्रेशर होगा। आई बात समझ में? ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अब हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि अब ये सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया है गैसेस ने। और मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर ये सेम T हो जाएगा जो मैंने पहले यूज किया है। आई बात समझ में? तो हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रोसेस क्या है, हमने आइडेंटिफाई किया कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में क्या क्या चीजें सेम रहने वाली हैं, क्या क्या चीजें बदल जाने वाली हैं। आई बात समझ में? परफेक्ट। यानी कि अब हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है ये P कैलकुलेट करना, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फाइनल स्टेट के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेट के लिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखें तो ये कितना हो जाएगा? P इंटू V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम कितना है? V1 प्लस V2। दिस इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ये हो जाएंगे टोटल मोल्स, N1 प्लस N2 इंटू RT, है कि नहीं? क्लियर है बात? ठीक है। तो P इज इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT। क्लियर? लेकिन मेरे पास क्या है? प्रेशर मुझे निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है। तो मुझे V1 V2 को कुछ करके सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ओके। और N1 प्लस N2 ये भी हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो N1 और N2 को भी M1 और M2 के टर्म्स में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। इसमें से V1 V2 N1 N2 को एलिमिनेट करना है। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या तरकीब लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट चेंबर है उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ना कि ये P1V1 इज इक्वल टू N1 इंटू RT होगा। ऐसा लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू N1 इंटू RT। N1 मुझे नहीं चाहिए, मुझे एलिमिनेट करना है N1, मुझे N1 का कोई काम नहीं है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं P1V1 इज इक्वल टू N1 की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं इन टर्म्स ऑफ मास लिख सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास।
लिख सकता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू आरटी। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं। सिमिलरली हम इस चेंबर के लिए क्या लिख सकते हैं, इस चेंबर के लिए हम लिख सकते हैं P2V2, वहीं से क्यों लेके लिख रहा हूं, पूरी चीज नहीं कर रहा हूं, वहीं से क्यों लेके लिख रहा हूं, क्योंकि दूसरे चेंबर के लिए भी सिचुएशन सिमिलर है। इसको मैं लिख सकता हूं M2 डिवाइडेड बाई M0 इंटू R इंटू T, करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। ऑलराइट, यानी कि यहां से मैं इस इक्वेशन को भी थोड़ा चेंज कर सकता हूं। इस इक्वेशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू आरटी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को मैंने कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया। तो क्या किया है मैंने सारे इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स को उड़ा दिया, मैंने सारे इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे क्या रिप्लेस करना है, मुझे V1 और V2 रिप्लेस करना है। तो V1 और V2 कहां से रिप्लेस कर सकते हैं, V1 यहां से रिप्लेस कर सकते हैं और V2 यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं फाइनल सब्स्टिट्यूशन। तो P इंटू V1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, V1 की जगह मैं लिखूंगा M1 RT डिवाइडेड बाई P1 इंटू M0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से, इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, V1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से मैं V2 को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M2 RT डिवाइडेड बाई P2 इंटू M0 and this is equal to M1 plus M2 into RT। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ M0 भी है, नीचे M0 भी है, ठीक है। अब आपने एक और चीज नोटिस करनी है कि इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में हमने सेम M0 यूज किया है। ये हमने कैसे कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द गैसेज आर द सेम, ठीक है, सेम गैस दिया हुआ है, इसलिए हमने दोनों में मोलर मास सेम यूज कर लिया। आई बात समझ में। तो अब क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ये RT और ये RT गया, ये M0 और ये M0 गया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया P इंटू, इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, P इंटू M1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। एक बार चेक करते हैं सही लिखा है कि नहीं लिखा है। परफेक्ट, सही लिखा है हमने, यानी कि यहां से P का वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा P2 M1 प्लस P1 M2, और जो डिनोमिनेटर में P1 P2 है उसको उस साइड ले चलते हैं, तो हो जाएगा P1 P2 इंटू M1 प्लस M2, और यहां से फाइनली P का वैल्यू आ जाएगा P1 P2 इंटू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई P2 M1 प्लस P1 M2, और ये आ जाना चाहिए हमारा आंसर, करेक्ट। क्लियर है। ऑलराइट, तो मैं पीछे जाता हूं और इस सॉल्यूशन को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर से एक बार गो थ्रू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, प्रोसेस में दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, पहला प्रोसेस कौन सा है, दूसरा कौन कौन सी क्वांटिटीज सेम रहेंगी, कौन कौन सी क्वांटिटीज डिफरेंट रहेंगी। ओके, उसको फटाफट नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डन, ठीक है। तो इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ये तो हो ही जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
The partition divides a container having insulated walls into compartments 1 and 2. The same gas fills the two compartments whose initial parameters are given in the figure. तो ये है PV और T पे, और ये है 2P 2V और T पे. The partition is a conducting wall. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इन्हीं सब चीजों से तो फाइनल या सॉरी जो आपका जो प्रोसेस है वो पता चलेगा. तो जो वॉल्स हैं वो क्या है, वो है इंसुलेटेड वॉल्स, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है. और जो हमारे पास जो पार्टीशन है वो कैसा है, कंडक्टिंग वॉल है, यानी कि हीट का ट्रांसफर हो सकता है और ये मूव भी कर सकता है. इट कैन मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन. Which of the following statements is or are correct with reference to the final equilibrium position? ठीक है, तो जो भी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये हमें बताने हैं. ठीक है, हमें क्या क्या बताना है. द प्रेशर इन द टू कंपार्टमेंट्स आर इक्वल. ये बताना है कि फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों कंपार्टमेंट में जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा कि नहीं. वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट 1 is 3V/5. Volume of the compartment 2 is 12V/5. The final pressure in compartment 1 is 5P/3. तो फाइनल प्रेशर्स और फाइनल वॉल्यूम्स हमें निकालने हैं. तो अगेन प्रोसेस वही है, आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रोसेस कौन सा है, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेंगी, कौन सी क्वांटिटीज डिफरेंट हो जाएंगी, और फिर इसको एक अटेम्प्ट दीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, चलिए डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये टेम्परेचर यहाँ T है और ये टेम्परेचर भी यहाँ T है. तो जो दोनों गैसेस हैं वो क्या है, वो सेम टेम्परेचर पे. अगर सेम टेम्परेचर पे हैं तो क्या उनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा. और अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये प्रोसेस होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहने वाला है. ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका जो पार्टीशन है वो कोई यहां पे मूव कर जाता है. पार्टीशन जो है आपका कुछ यहां पे मूव कर जाता है और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों आएगा, ठीक है, कब ये पिस्टन क्या है, या ये जो पार्टीशन है वो फ्रीली मूव कर सकता है. ये पार्टीशन इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब दोनों साइड से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेम लगेंगे. और दोनों साइड से फोर्स कब सेम लगेगा, जब दोनों साइड प्रेशर सेम हो जाएगा, है कि नहीं. यानी कि दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, दोनों साइड प्रेशर सेम हो जाना चाहिए, है कि नहीं. तो मान लेते हैं कि जो नया प्रेशर होगा वो होगा P'. तो इस साइड भी प्रेशर कितना होगा, इस साइड भी प्रेशर हो जाएगा P'. ठीक है, अब वॉल्यूम के साथ क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो मान लेते हैं इधर का वॉल्यूम हो गया V1, तो उधर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है V + 2V यानी कि 3V. तो अगर इधर का वॉल्यूम है V1 तो इधर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3V